ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब न्याय शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। जैन आचार्यों ने जीवन के लगभग सभी विषयों पर अनेक अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने धर्म, दर्शन, अध्यात्म पर तो लिखे ही हैं, पर अर्थशास्त्र पर भी किताब लिखी है, इकोनॉमिक्स भी लिखा है, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस भी लिखा है, उन्होंने बॉटनी भी लिखी है, फिजिक्स भी लिखी है, केमिस्ट्री भी लिखी है। उन्होंने ऐसा शायद कोई विषय हो जो उन्होंने ना लिखा हो। ग्रामर पर भी उनके बहुत ग्रंथ हैं। संस्कृत ग्रामर क्या है, प्राकृत ग्रामर क्या है, उस पर भी उनके बहुत ग्रंथ हैं। भवन निर्माण की क्या विद्या होती है, आयुर्वेद पर भी बहुत सारे ग्रंथ जैनाचार्यों ने लिखे हैं। ऐसे बहुत विषय हैं जिन पर जैनाचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ही एक न्याय बहुत बड़ा जीवन का विषय है और उस न्याय पर भी उन्होंने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है। और ये 3 दिन का आयोजन हमने इसलिए रखा है कि वो जैनाचार्य उस न्याय विद्या में हमको क्या सिखाना चाहते हैं, जरा हम सब कुछ प्रयत्न करें। इसके लिए ये 3 दिन का अनुष्ठान रखा गया है। उसमें समर्पित होकर देखें कि वो क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। इधर उधर की बातों को छोड़कर पूरी तरह न्याय विद्या में डूबने के लिए हमको ये 3 दिन प्राप्त हुए हैं। और कल से ही हमारी ये चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो गई है कि न्याय माने क्या। प्रमाण नयात्मको न्यायः नीयते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वम येन स न्यायः। ऐसे करके न्याय की परिभाषा, न्याय के अंग इत्यादि विषयों की चर्चा हम कल शुरू कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक उठकर आया है कि इस न्याय शास्त्र की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। सही बात है, जब कोई चीज जीवन में उपयोगी हो तभी उसे पढ़ना चाहिए, और यदि जीवन में उपयोगी ना हो तो उसे क्यों पढ़ना। हमें ऐसा लगता है, बहुत से लोगों को लगता है कि आप ये क्या विषय पढ़ा रहे हो, पता नहीं। प्रमाण ने प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, जाने ये क्या पढ़ाया जा रहा है। इनसे हमको क्या मिलेगा जिंदगी में, क्यों पढ़ा रहे। अरे आप इससे बढ़िया 3 दिन का कोई आयुर्वेद का शिविर लगाते ना, आप 3 दिन का कोई कंप्यूटर साइंस का शिविर लगाते ना, सब लोगों को कितना काम आता। आप आयुर्वेद सिखाते तो कितना काम आता। अरे सिलाई कढ़ाई बुनाई की कक्षा लगा देते इस 3 दिन। अरे रसोई बनाने की कला सिखा देते, कुछ और करते। ये न्याय पढ़ाने से क्या फायदा। ये हमारी डेली लाइफ में हमारे किस तरह क्या काम आएगा,
इस विषय पर आज हमको, आपको, सबको शांति से सोचना है। आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूं, और आपके सोचने में मैं थोड़ी सी मदद करता हूं। कैसे सोचो, थोड़ी मदद करता हूं मैं। न्याय शास्त्र पढ़ने से हमको अपने जीवन में क्या फायदा है? तो देखो, जीवन दो प्रकार का है, एक पारलौकिक जीवन और एक लौकिक जीवन। आप एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों का ही बराबर महत्व है। गाड़ी दो पहिए पर चलती है, खासकर हमारी आपकी तो अपन दो पहिए पर चलते हैं। तो हमारे आचार्यों ने बहुत जोर देकर हमें ये बात बार बार हर प्रकरण में समझाई है कि वही धर्म उपादेय है जो उभय लोक सुखकारी हो। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। कामदम मोक्षदम देवम, कामदम भी मोक्षदम भी। तो जीवन दो प्रकार का है, एक पारलौकिक और एक लौकिक। ये न्याय विद्या पारलौकिक जीवन में तो इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे हमें तत्व ज्ञान होता है, हमें भेद विज्ञान होता है। हमें तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान होने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। हम मिथ्यात्व रागादि के दुखों से बचकर हम सम्यक तो वीतरागतादि के परम अमृत का पान कर सकते हैं। तो पारलौकिक जीवन के लिए तो ये विद्या माणिक्य नंदी अनंत वीर्य आचार्य की भाषा में कहे तो अमृत है। न्याय विद्यामृतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने। मैं उन माणिक्य नंदी महाराज को नमस्कार करता हूं जिसने मुझे न्याय विद्या रूपी अमृत का पान करा है। तो उसके लिए तो ये इस तरह अमृत है ही। लेकिन इतने से हमको कहां तसल्ली होती है? हमें तो लौकिक जीवन में बताओ, जिसे सुनने हम बैठे हैं। पंडित टोडरमल जी से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूछा कि अरहंतादिक से क्या प्रयोजन सिद्धि है? तो उन्होंने बहुत देर तक तो तरह तरह से ये समझाया कि अरहंतादिक से वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। वो प्रश्न पूछता गया और वो अपने टस से मस नहीं हुए, यही बात कहते रहे। आखिरकार शिष्य ने साफ शब्दों में पूछा, बोले महाराज सुनो, आपने तरह तरह से समझाया कि अरहंतादिक से वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है, सो तो ठीक, परंतु अरहंतादिक से लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि होती है या नहीं, सो कहो। हमें तो ये बताओ। और फिर उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया और उन्होंने ये बताया कि अरहंतादिक से लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि तीन प्रकार से होती है। नंबर एक, अपने परिणाम विशुद्ध हो जाए तो पाप कर्म का उदय टल जाता है, पुण्य रूप परिणमित हो जाता है। तो इस तरह से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, लौकिक अशुभ दूर होते हैं, शुभ की प्राप्ति होती है। दूसरा कदाचित कोई देवादि भी सहायता करते हैं। ऐसे करके उन्होंने 3-4 तर्क देकर फिर बाद में अंत में फिर परंतु लगाया।
ये परंतु लगा रहा था, सो उन्होंने भी लगाया कि परंतु इस प्रयोजन के अर्थ ही अरहंतादि की भक्ति करना उचित नहीं है। इससे तीव्र राग होने से पाप का ही बंद होता है। ये तो जैसे खेती करते समय घास फूस मिलता है, ऐसे सहज ही मिलता है। ऐसे ये मैंने आपको एक प्रमाण दिया, पर ऐसे और भी अनेक ग्रंथ है जहां ये बात बार बार आई है। और आज हमको इस बात को समझना है कि न्याय शास्त्र के पढ़ने से हमारे लौकिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में क्या काम आएगा, ये विषय हमको। हमें बाजार जाए तो क्या काम आए, सोसाइटी में उठने बैठने के लिए ये विद्या हमें क्या काम आएगी जो हमें पढ़ाई जा रही है ये 3 दिन तक, हमें इससे क्या फायदा। तो बहुत शांति से सुनो, समझो, सोचो कि देखो न्याय शास्त्र हमको ये समझाता है कि आप सही जानो बात को। इस एक ही बात है जिस पर वो सबसे ज्यादा जोर देता है कि सही जानो। सही माने सही, और उसमें किसी भी तरह का जरा सा भी कोई मायाचार, कोई अंधानुकरण, कोई पक्षपात, कोई पूर्वाग्रह, कोई संकीर्णता, कोई भेदभाव चेक करो। तुमने जो जाना है उसे चेक करो। कहीं तुम इसलिए तो नहीं मान रहे कि ये बात तुम्हारे बाप दादा मानते चले आ रहे थे। अगर इस वजह से तुमने निर्णय किया है तो ये सही निर्णय नहीं हुआ, एक बार इसे रीचेक। न्याय शास्त्र आपको बार बार कहता है फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, देखो होगा कोई गड़बड़, देखो कहीं कोई पक्षपात तो नहीं है, तुम्हें कोई बात क्यों जच रही है, इसके पीछे कहीं कोई और गड़बड़ तो नहीं है, कुछ अंदर में कोई पाप तो नहीं बैठा है, कोई आग्रह तो नहीं बैठा है। और चेक करते हैं तो ज्यादातर बार कोई न कोई गड़बड़ निकल के आ जाती है। इसलिए वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आप अच्छी तरह चेक करके, आप तो 2 बात है, सही बात सही है चाहे हमारा दुश्मन कहे, गलत बात गलत है चाहे हमारा बाप कहे। किसने कहा इससे मतलब नहीं है, लेकिन बात सही को, जैसे साइंटिस्ट हो कोई बच्चा और वो पढ़े कि H2O बराबर वाटर, तो वो मानता नहीं है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद लेबोरेटरी में जाता है और जब परख नली में H2O मिलाकर देखता है और वाटर बन जाए तो कहता है हाँ अब ठीक है, अब मैं भी बोल सकता हूं कि H2O बराबर वाटर। उसके पहले वो नहीं बोलेगा। ऐसे ही न्याय शास्त्र हमको कसम दिलाता है, तुम्हें कसम है छल कपट किया तो, अपने साथ गद्दारी नहीं, अपने को धोखा मत देना। अनादि काल से हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा होता आया है, हम अपने ही को धोखा देते रहते हैं। हम समझते हैं कि हमें समझ में आ गया और शिकायत करते रहते हैं, हमें सब समझ में आ गया, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा। ये गड़बड़ है, अंदर चोर बैठे हुए हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक युक्ति अनुशासन नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसका कल भी मैंने उल्लेख किया था। उस युक्ति अनुशासन नामक ग्रंथ में एक
5वें नंबर का श्लोक है। श्लोक नहीं पढ़ता, अर्थ भर बताता हूं जल्दी जल्दी, समय कम, कुछ खास बातें करते हैं। और उस श्लोक में लिखा है, वो श्लोक का अर्थ सुनो आप शांति से, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और पढ़ सको तो पढ़ना। अच्छा विद्यार्थी उसको मानता हूं जो घर जाके युक्ति अनुशासन निकाले, 5वां श्लोक पढ़े। हमारे भी कान खींचने वाले विद्यार्थी चाहिए। न्याय शास्त्र कौन पढ़ेगा? ऐसे ही थोड़ी, हम ठगने नहीं आए हैं। असली जौहरी कहेगा कि पूरा बाजार चेक करके आ बेटा, और बाद में भी तुझे हमारा माल सही लगे तो लेना। और नकली जौहरी होगा वो ले जाओ, सब जगह एक ही माल है, यहां से लो, कहीं से भी लो, तो सब ले जाते हैं। फिर कुछ गड़बड़ हो, कोई फर्क निकले तो वापस नहीं वापस नहीं लेते ऐसे। और सच्चा होगा वो, उसे क्या डर है? तो युक्त अनुशासन के 5वें श्लोक में क्या लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक, और मुझे बहुत काम का लगता है। आप बहुत मन लगा के आप सब लोग सुनो, पढ़ो, समझो। उस श्लोक का हिंदी अर्थ सुनो। हे जिनेंद्र, यदि कोई सुयोग्य वक्ता मिल जाए तो इस कलयुग में भी आपके जिन शासन का पूरे विश्व में एक छत्र साम्राज्य हो सकता है। फिर सुनो, अभी अच्छे से सुनो, 2 बार सुनो इसको। और ये लाइन एक वीतराग स्तोत्र और है, उसके 3 नंबर के श्लोक में भी ये बात लिखी है। दोनों जगह बिल्कुल सेम है। संस्कृत के पदों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, पर बात दोनों जगह एक है। फिर सुनो आप। हे जिनेंद्र देव, यदि कोई सुयोग्य वक्ता मिल जाए तो इस कलयुग में आज भी आपके जिन शासन का पूरे विश्व में एक छत्र साम्राज्य हो सकता है। और वो जो वीतराग स्तोत्र है उसमें जरा सा ये भी जोड़ा है कि और जो आज जिन धर्म का ह्रास दिखाई देता है उसका एक ही कारण है, सुयोग्य वक्ता का अभाव। क्या कह रहे ये? कभी सोचा आपने? मुझे पढ़ने के बाद में ऐसा लगा कि घड़ों पानी मेरे ऊपर गिर गया, सारा ठीकरा उन्होंने मेरे सिर फोड़ दिया। नहीं, सच्चाई है ये। वो कह रहे, अपन सब शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, एक समय था जब जैन धर्म विश्व धर्म था, तो ये जैन धर्म का ह्रास क्यों हुआ? समंतभद्र महाराज से पूछा कि महाराज ये जैन धर्म का ह्रास क्यों हुआ, आज इतने कम जैन क्यों रह गए? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि सुयोग्य वक्ता का अभाव होने से ह्रास हुआ। और आज भी कोई सुयोग्य वक्ता ले आओ तो सारे विश्व में एक छत्र साम्राज्य हो सकता है। क्या मतलब हुआ? बहुत ऊंची बात है ये। और सुनो, अभी उसके आगे लिखा, सुयोग्य वक्ता से आपका क्या आशय है गुरुदेव? आप क्या कहना चाहते हो? क्या चाहिए आपको सुयोग्य वक्ता में? है तो सही नाम। आपको सुयोग्य वक्ता में क्या चाहिए? क्या गुण होने चाहिए? तो उन्होंने कहा 2 गुण होने चाहिए। सुयोग्य वक्ता किसको मानते हो? जो सारे विश्व में जिन शासन का एक छत्र साम्राज्य कर सके, पूरे विश्व में आज भी जैन धर्म फैला सके, वो सुयोग्य वक्ता में 2 गुण होने चाहिए। तो उन्होंने कहा नंबर 1,
वो खुद चीजों को अच्छी तरह समझा हुआ हो। पहली क्वालिटी। 99% यहीं फेल हो जाते हैं। बोले कहीं से होता क्या है, मैं कहीं पढ़ के आया हूं, तोता की तरह रट के आया हूं और आपको पढ़ा दे रहा हूं। मैंने आत्मा का स्वरूप खुद नहीं अच्छे से समझा है। मोक्ष माने मैं आपसे कह रहा हूं मोक्ष बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, चलोगे? नहीं जाने तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। वक्ता को जब तक खुद समझ में नहीं आएगा, आपसे ये लोग बाग ये बहुत पूछते हैं, दूसरे लोग, जैसे हमारे जैन समाज के बच्चे, मैं स्कूल में पढ़ता था, बहुत पूछते थे मेरे दोस्त जैन साथी, तुम्हारे महाराज नग्न क्यों रहते हैं, केस लॉन्च क्यों करते हैं? हमसे उत्तर नहीं लगते थे। हम आके हमारे पिताजी से चिड़चिड़ करते थे, वो भी ऐसे ही कुछ करते थे। और बात वो हमें गोली दे देते, हम दूसरे को गोली, गोलियां नहीं चलने वाली। आप ठीक से समझे हो क्या? और बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए उसकी। सूरज पूरब से पश्चिम उगे, पर जिसे बात में संदेह पैदा न हो, खुद निर्णय किया हो जिसने। पहली क्वालिटी तो आश्रव माने क्या, बंध माने क्या, पुद्गल माने क्या, संबर माने क्या, निर्जरा माने क्या, समझ में आया है? आत्मा का स्वदेह परिमाणत्व माने क्या? जीवो वो गमो अमुत्ति सत्ता सदे परिमाणो क्या? रट लिया नहीं, उसे जिसने खुद समझा हो। जैसे कुंदाचार्य ने कहा न, परापर गुरु का आगम का अवलंबन, पहले आगम का सेवन, फिर परंपरा गुरु का क्या, पहले नंबर पर आगम का सेवन, दूसरे पर युक्ति का अवलंबन, तीसरे पर परापर गुरु का उपदेश। हो गया ना? यहां तक बात नहीं बनी। और चौथे पर स्व संवेदन से, स्वानुभव से तूने चीज को, कुंदाचार्य कहते हैं मैंने चारों सीढ़ियां पार की है, इसलिए मैं तुझे समझाऊंगा। तो उस सुयोग्य वक्ता की पहली खासियत क्या होनी चाहिए? कि वो खुद कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हम दिगंबर हैं इसलिए दिगंबर बात सही। जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि ये भाव के अभाव के लिए मिला है, किसी का मत पोषण करने के लिए मिला नहीं है। किसी का मत पोषण करने के लिए नहीं मिला। तो न्याय को पढ़ने वाला ऐसा बन जाता है, सत्याग्रही बन जाता है, मताग्रही नहीं रहता। नहीं तो जीवन भर मताग्रही बने रहते हैं। न्याय पढ़ने से मताग्रह छोड़कर सत्याग्रह पैदा होता है। पहली क्वालिटी सुयोग्य वक्ता के दो गुण, दूसरा भी बता दूं आज ही। पहला गुण कि उसे खुद अच्छी तरह एकदम ईमानदारी से खुद समझ में आई हो बात। अर्यंत कैसे होते, सिद्ध कैसे होते, उसको खुद समझ में आए। मुनि जीवन कैसा होता है उसे खुद समझ में आए। ऐसे नहीं कि वो पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, वैसा नहीं। और दूसरा गुण क्या चाहिए समंतभद्र महाराज आपको?
सुयोग्य वक्ता में और क्या चाहते हो? तो बोले दूसरा गुण है कि उसे समझाने की अद्भुत कला आती हो, उसे ट्रेनिंग ली हो उसने बाकायदा। समझाना वो समझने से लाख दर्जा कठिन काम है। समझना आसान है, लेकिन समझाने के, देखो समझ तो सकते हैं हम, लेकिन समझाना हो तो मैं आपसे कहूं कि जरा रोटी बनाना सीख लो, तो आप सीख सकते हो और बना सकते हो और खा सकते हो और पेट भर सकते हो। लेकिन अब कोई कहे कि तुम्हें आ गई रोटी बनाना, बोले हाँ मुझे आ गई, तो यार मुझे सिखा देना जरा सा, तो अब सिखाओ उसे सिखाना बहुत कठिन है कि पहले आटा ले, पानी डाल। अब कितना पानी डाल, वो डाल देगा तो अच्छा, फिर लोई बना के इसको ऐसे रख के चकले पे बेलन से दबा, कितना दबा, जोर से दबा दूं, जरा जोर दे दूं तो लोई पिचक जाती है, जरा ऐसे नहीं दबा मत तो ऊपर, तो अब बिल नहीं रही है। कितना जो अब ये समझाना बड़ा कठिन है कि वो लोई दिलती कहते हैं, वो लोई दबाते हैं कि नहीं दबाते हैं, वो जो बेलन है वो बेलन दबता है कि नहीं दबता है। ये दबता नहीं दबता के बीच में जो कुछ है सो इसे समझाना बहुत कठिन है। समझाने के लिए समझना तो आना ही चाहिए, समझा हुआ तो होना ही चाहिए। खुद ही नहीं तैरना आया होगा तो दूसरे को क्या सिखाएगा? इसलिए पहले नंबर तो समझाओ और दूसरे नंबर पर उसे समझाने की अद्भुत कला आती है। समझाने के लिए भाषा शास्त्र आना चाहिए, समाज शास्त्र आना चाहिए, मनोविज्ञान आना चाहिए, वक्ताओं श्रोता का देश काल परिस्थिति, उनकी स्तर, हजारों बातें आनी चाहिए, तब जाकर के कोई किसी को समझा सकता है। ऐसे आसान काम नहीं है, ऐसे थोड़ी है कि किसी को झट से समझा दो कि नहीं तेरी आंख फूटी है, पिटाई हो जाएगी। बंदर ने समझाया था चिड़िया को, चिड़िया ने समझाया था बंदर को, क्या हुआ? सीख दीजिए ताई को, जाको सीख सुहाय, सीख न दीजे बानरा, घर चिड़िया को। तो आप क्या समझ रहे हो? कभी भी किसी को भी कुछ भी समझा सकते? इम्पॉसिबल। इसका बड़ा शास्त्र है, विधान है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। हर आदमी हर एक को नहीं समझा सकते। देखो एक छोटा सा दृष्टांत है। एक राजकुमार को खांसी हो गई और बहुत दिन हो गए और वो खांसी ठीक नहीं हो रही थी, खूब इलाज करा लिया, लेकिन आखिरकार डॉक्टर वैद्य सब जवाब दे दिए, साहब हम इसकी खांसी ठीक नहीं कर सकते। अब राजा को बहुत चिंता हुई, अकेला बेटा मर जाएगा, क्या किया जाए? तो उसने घोषणा कर दी कि अगर कोई मेरे राजकुमार की खांसी ठीक कर दे तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। अरे पूरा ही जा रहा था, आधा दे रहा था तो कौन मेहरबानी थी, वो भी चालाक था, बोले आधा राज्य देता हूं। तो वैद्य आते थे दुनिया भर से आधा राज्य पाने के लोभ में। खांसी हम जानते खांसी क्या होती है, कैसे ठीक करना है। आते और उनको राजकुमार के कमरे में भेज दिया जाता कि जाओ साहब उसकी खांसी देखो, मरीज अंदर है। तो मरीज के पास जाते और वो बोलते, चक्कर एक पड़ रहा था, राजकुमार का रोग क्यों नहीं ठीक हो रहा था, उसका एक कारण था। असली कारण ये था कि राजकुमार दही खाता था, बहुत दही खाने का बहुत शौकीन था।
दही खाए बिना नहीं रह सकता वो एक दिन भी। तो होता यह था कि जो भी डॉक्टर जाए वो दही का परहेज बताता था, दही मत खाओ। और ये बात जैसे ही राजकुमार सुनता था और वो बिगड़ जाता था। तो जो भी वैद्य आता उसको पेशेंट के रूम में भेज देते थे और वो जाके बोलता कि दही मत खाओ, तो वो राजकुमार उसकी पिटाई कर देता अच्छे से। और वो लुट पिट के बाहर जो अच्छा बढ़िया जाता था उसकी टाई वाई सब खिसकी हुई है, लटका झटका बाहर आता था। आधा राज्य मिलना तो दूर, उसकी अच्छे से धुलाई हो जाती थी। आखिरकार एक और वैद्य बड़े भरोसे से आया, कहने लगा मैं ठीक करूंगा। बोले आजा तू भी। आ गया, उसको भी भेज दिया गया राजकुमार के कमरे में। राजकुमार के कमरे में जैसे ही भेजा तो घुसते ही राजकुमार बोला, हाँ आ गए, तुम भी यही बोलोगे ना, दही मत खाया करो, दही छोड़ने को बोलोगे ना तुम भी। तो वो वैद्य बोले, क्या बात कर रहे हो, दही छोड़ने को बोलूंगा? किसने कहा तुमको दही छोड़ने को? अरे दही तो बहुत बढ़िया चीज है, तुम दही खाते हो? मैं भी दही का शौकीन हूं। अरे वाह, दधना जगत मंगलम, जगत में सर्वोत्कृष्ट मंगल वस्तु तो दही है यार। अरे वाह दोस्त, तू तो बढ़िया, मजा आ गया। बहुत दिन बाद मुझे कोई दही का शौकीन मिला। और 3 दिन तक उसे दही की अच्छाई समझाते रहे। इतने दिन दही खाया, अब 3 दिन और सही, देखी जाएगी, ठीक तो मुझे ही करना है। अभी पहले इसके दिल में तो जगह बनाऊं। और उसको 3 दिन तक दही का महत्व जो लिखा था किताबों में वो सबको देखे कि श्लोक देख, दही के गुण देख। और बाद में कहने लगे एक दिन अचानक कि सुनो, मैं ये चाहता हूं कि तुम जीवन भर खूब दही खाया करो, निरंतराय खाओ। और अभी तो तुम ये क्या खाते हो, जरा सा छोटा सा कप, रोज आधा किलो दही खाओ, बढ़िया निरंतराय। ये मैं चाहता हूं, तुम्हारी क्षमता बढ़ाना चाहता हूं शरीर की। और इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरे साथ लेके। बोले क्या? कि तुम आज दही की बजाय ये दवाई खा जाओ, देखो। और ऐसे करके तो बताओ कैसे ठीक हुआ? जो जितने वैद्य और आए थे उनको आती थी कि नहीं खांसी ठीक करना? आती तो सबको थी, मगर समझाना नहीं आता, समझाने की कला नहीं थी। अब आप फिर सुनो, युक्त अनुशासन में लिखा है वो श्लोक, अब आप फिर सुनो। त्वत्शासनस्य साम्राज्यम एक छत्रम कलावपि, हे जिनेन्द्र देव, आपके शासन का इस कलयुग में भी एक छत्र साम्राज्य हो सकता है, बशर्ते कोई सुयोग्य वक्ता मिल जाए। और ये सुयोग्य वक्ता कहां से निकल कर आएगा? न्याय शास्त्र की कार्यशाला में से, न्याय शास्त्र के शिविर में से उभरेगा। क्यों? क्योंकि वो बात को ठीक से समझेगा। देखो, न्याय शास्त्र पढ़ने से और लौकिक जीवन में बहुत तरह के लाभ होते हैं। केवल बुद्धि तेज हो जाती है, इतनी सी बात नहीं है। बुद्धि का तेज होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बुद्धि का निर्मल होना ज्यादा बड़ी बात है। बुद्धि अधिक होना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुद्धि निर्मल होना वो बड़ी बात है। बुद्धि में अनेक दोष होते हैं, पक्षपात, अंधानुकरण, भावुकता, संकीर्णता, जातिवाद, लिंगवाद, क्षेत्रवाद। आप क्या समझते हो इतने खतरनाक हमारे देश में समस्याएं चलती है? भाषा पर लड़ते हैं। नहीं, ये कन्नड़ बोलता है ना इसलिए बढ़िया है,
क्योंकि मैं कर्नाटक का हूं। बेंगलोर की मेट्रो सिटी में हिंदी क्या लिख दी उन्होंने, मेट्रो जला दी। ये एक हिंदी शब्द से तुम्हें ये भाषा अच्छी, ये भाषा बुरी, भाषा का पक्षपात अन्यायी लोग करते हैं। न्यायी लोग कहते हैं गाय चाहे काली हो चाहे सफेद, हमें दूध से मतलब होना चाहिए, गाय के रंग से नहीं। भाषा से क्या, सर्व भाषा सरस्वती। दुनिया में भाषा के लिए खून खच्चर हुआ है। एक भाषा दैवी है और बाकी सब बुरी है। इतनी लड़ाइयां हुई है भाषा को लेकर, लेकिन जैन आचार्यों ने साफ शब्दों में लिखा सर्व भाषा सरस्वती। भाषा से क्या, जब प्राकृत का माहौल था तो प्राकृत में ग्रंथ लिखे, जब संस्कृत में समझने वाले आ गए तो संस्कृत में लिखने लगे, जब अपभ्रंश का माहौल आ गया तो अपभ्रंश में लिखने लगे, जब ढूंढाड़ी आ गई तो ढूंढाड़ी ब्रज भाषा अवधी भाषा जो सुनना है उसमें लिखने लगे। कविता में पसंद आए तो कविता में सुन लो, गद्य में पसंद आए गद्य में सुन लो, और हिंदी पसंद आ रही तो अब हिंदी में लिखने लगे, और अब अंग्रेजी पसंद हो तो अंग्रेजी में लिख लो। मास्को यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है नातालिया झिलेझिलोवा, और उसने कुंदकुंदाचार्य को पढ़ा, दिल्ली आई, 2 महीने 4 महीने यहां रही और बहुत मेहनत से 24 घंटे उसने कुंदकुंदाचार्य को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसका ऐसा जीवन बदला कि उसने कुंदकुंदाचार्य के 5 ग्रंथों को रसियन भाषा में अनुवाद करके अपने पैसे से वहां छपा दिया। रसिया में कौन पढ़ाऊंगी बोले मैं तो गलत कर रही है वो, सही प्राकृत में तो पढ़ा नहीं रही। आप अवार्ड दोगे उसे, यहां बुलाए हमने दिया, बुलाया दिल्ली में, हमने सोनिया गांधी के हाथों से 5 लाख रुपए का उसका सम्मान किया सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। इसने काम किया, कुंद कुंद का प्रचार किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम न्याय शास्त्र वाला संकीर्ण नहीं होता। और सुनो एक गजब की बात, लौकिक जीवन में फायदा क्या, हम लोग अगर कोई हमारी विचार के विरुद्ध बात कहे तो हम तुरंत उत्तेजित होते हैं, खत्म करते हैं। असहिष्णुता आज विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है। असहिष्णुता ये विश्व की बड़ी भयंकर समस्या है, भयंकर समस्या। और कोई बात नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उस आग में शामिल है। अरे जिनको दुनिया धर्म ग्रंथ कहती है उन तक ने भी इस आग को भड़काने में खूब, काफिर को मारने में कोई गुनाह नहीं है, जन्नत मिलेगी। मतलब मेरा मत जो माने, जैसे मैं जैन हूं तो कुछ नहीं, अगर मैं जैन हूं तो पूरे भारत में जैनों को रहने का हक है, बाकी सबको निकालो या मारो, ये क्या है। लेकिन न्याय शास्त्र पढ़ने वाला कहेगा कि मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है, मतभेदों से चर्चा आगे बढ़ती है और बात समझने के अवसर सदा खुले रहते हैं, इसी से विकास होता है। मतभेद विकास के कारण है, लेकिन ये मतभेद जब मनभेद बन जाए तो विकास की बजाय विनाश के कारण बन जाए। न्याय शास्त्र पढ़ने वाला कोई 4 वाक भी आए तो उसे शांति से बिठाता है, भैया यहां बैठो, क्या कहते हो, आओ तुम्हारी बात को शांति से सुनेंगे। आप जरा अंदाजा लगाओ न्याय शास्त्र पढ़ने वाला आदमी हो कैसे जाता होगा। सदा मुस्कुराता रहेगा, विरोधी भी बात कहे तो हमें, अरे परमात्म प्रकाश में लिखा है
कि अगर कोई तुझे गधा कहे तो चेक करना, अपने हाथ पैर इधर देखना, ऐसे देखना क्या कह रहा है ये। नहीं तो मैं गधा, मेरे हाथ पैर तो मनुष्य देते, मैं तो मनुष्य, गधा यही झूठा हुआ। मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो उसने गधा कहा, अब अगर उसके गधा कहते ही मैं गधा बन जाता तो प्रॉब्लम थी, मगर बने तो है नहीं, तो यही झूठा, इसकी बात फेल हो गई, इसकी जबान दो कौड़ी की, जबान दो कौड़ी की रह जाती है जो न्याय नहीं पढ़ता, और जो न्याय पढ़ता है उसकी जबान 64 रिद्धियों के प्रकरण में लिखा है कि जो सत्य बोलते हैं उन्हें वचन सिद्धि हो जाती है। आप ट्राई करके देखो, कोई 6 महीने का नियम लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नियम लो। आप 6 महीने में अपने जीवन में फर्क देखना। नियम लो कि मैं 6 महीने झूठ नहीं बोलूंगा, और 6 महीने बाद आपको वचन सिद्धि होगी। वचन सिद्धि, वचन सिद्धि जानते हैं? अगर मैंने ऐसे बात बोल दिया, उसने ये बोल दिया ना कि आज बारिश आएगी, भले धूप निकल रही है तेज, आज कोई मौका नहीं बारिश का, लेकिन अगर उसने बोला है उसको आना पड़ेगा। वाचम अर्थोनुधावती। देखो भैया, न्याय शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ है? बुद्धि निर्मल हो जाना और वाणी निर्मल हो जाना, ये 2 लाभ है। देखो सुनो, अगर मैं यहां कंप्यूटर कोर्स लगा देता अभी 3 दिन, चलो लगा के देख लेते कल्पना में। सोचो, हमने 3 दिन के लिए यहां न्याय की बजाय एक कंप्यूटर का कोर्स लगा दिया, 3 दिन हम कंप्यूटर सिखाएंगे, तो उससे क्या फायदा होता? क्या फायदा होता? सोचो, उससे ये फायदा होता कि हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आ जाता। कंप्यूटर में क्या क्या, कौन वायरस आ जाए, कैसे यूज करना, कैसे गड़बड़ नहीं हो जाए, छोटी मोटी कोई गड़बड़ हो तो ये ऐसे, ये फाइल नहीं खुल रही, ऐसे खोल लो। हमेशा ये इससे गूगल खुलता है, इससे माइक्रोसॉफ्ट खुलता है, इससे ये सब हमको आ जाता ना। ये मेल ऐसे भेजते, अटैच ऐसे करते, ये चीज ऐसे अटैच कर, हमेशा ये हमें ये आ जाएगा ना। और माने हम कंप्यूटर का सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और कंप्यूटर को खराब नहीं होने देंगे, और कदाचित कोई छोटी मोटी खराबी आ जाए तो उसे ठीक कर लेंगे। यही होगा ना। न्याय विद्या पढ़ने से हमें हमारी बुद्धि को ठीक रखना आ जाएगा, और अगर इसमें कभी कोई छोटा मोटा दोष पैदा होगा ना, कोई पक्षपात का, आग्रह का, तो हमको तुरंत पकड़ना आएगा, ये आ गया वायरस, हटाओ इसको। हमें बुद्धि निर्मल कर रखना। संसार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अपनी बुद्धि और वाणी निर्मल रखना। हमारे एक वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, अभी उनका देहांत हो गया। वो एक बात बहुत कहा करते थे कि साहब ये बिजली चली जाए तो ये हो जाए, तो ये हो जाए, तो बोले कुछ भी होने दो, सब सारी फैक्ट्रियां, कारखाने, सब कुछ भी होने दो, लेकिन 2 कारखाने कभी फेल नहीं होने चाहिए, 2 फैक्ट्री फेल मत होने दो। बोले कोई गड़बड़ नहीं होगी, 2 फैक्ट्री फेल मत होने दो। बोले कौन सी? बोले एक तो ये है हमारा कोल्ड स्टोरेज, ये नहीं गड़बड़ जान, इसकी बिजली नहीं जानी चाहिए, या सड़न नहीं पैदा होनी चाहिए। ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है, अगर ये खराब हो गया तो सब कुछ चला जाएगा। एक तो ये फैक्ट्री खराब नहीं होनी चाहिए, यहां की बिजली नहीं जानी चाहिए। जैसे लाइट चली जाए तो सब बंद हो जाएगी, मगर मेरा माइक
ऐसे ही सब कुछ हो, पर एक तो यहां की बिजली नहीं जानी चाहिए, ये फैक्ट्री फेल नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये हमारी शुगर फैक्ट्री है। इससे बढ़िया शुगर फैक्ट्री और क्या होगी बताओ? घरों में झगड़े क्यों होते हैं? बस बोली बोल देते हैं, बात कुछ नहीं होती है, बोली भूल गई, बस भूल गई, निकल गया कमान से तीर। अब उसके बाद में लाख सॉरी सॉरी करते रहते हैं, लेकिन वो जो तीर घुस गया वो महाभारत कराता है। न्याय शास्त्र पढ़ने से हमारे जीवन में क्या फायदा कि हम सांप्रदायिक नहीं होते, हम मताग्रही नहीं होते, हम जातिवादी नहीं होते, हम लिंगवादी नहीं बनते, हम क्षेत्रवादी नहीं बनते, हम भाषावादी नहीं बनते, हमारी बुद्धि और निर्मल होती है। देखो आखिर में एक और गजब का सेंटेंस बोलकर आज की बात पूरी करता हूं। एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस सुनो आप। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस सुनो अब आप, सूक्ति की जैसा। दुनिया में दो ही वाद होते हैं, एक का नाम है अनेकांतवाद और दूसरे का नाम है आतंकवाद। और यदि व्यक्ति अनेकांतवादी ना बने तो गारंटी से आतंकवादी होगा वो, नो ऑप्शन। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, या तो अनेकांतवादी बन जाओ और नहीं तो आतंकवादी हो ही। और न्याय शास्त्र हमारे मन से आतंकवाद को दूर करता है, हमें उदार बनाता है, हमें व्यक्तिवादी नहीं वस्तुवादी बनाता है, हमारे चित्त को, हमारी वाणी को निर्मल बनाता है। ये अनेकांतवाद की जीवन में उपयोगिता है। आप और क्या क्या पढ़ो, मकान सीखकर 4 प्लॉट सीख लोगे, बाद में गोलियां चलेगी, मरोगे आपस में। और सब चीजें काम आने वाली नहीं है, मगर हमने वो शिविर लगाया है जिससे बुद्धि और वाणी सबकी निर्मल हो जाएगी। तो ये बुद्धि और वाणी को निर्मल करने का काम न्याय शास्त्र करता है, यही इसकी जीवन में उपयोग है।